नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए एक खूबसूरत सा घर बनाया है, मानो शीश महल। उसी में ऑफ़िस है, तमाम सारी सुविधाएँ हैं और इसको लेकर के मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं, आपके पास उसके बारे में सारी जानकारी होगी। तो लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूँ अ, मेरे साथ जुड़ चुके हैं कैलाश गुप्ता जी। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और जी। आपका भी ख़ास तौर पे कि मुझे इस विषय पर आप लोगों से मुख़ातिब होने का मौका मिल रहा है। जी ऑल द सर। बेस्ट। मैं आपको इस विषय पे इसलिए आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे केसेज़ अपने सर्विस काल में देखे हैं, चूँकि आप प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं। तो ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के 7 अफ़सरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिस पर हालाँकि जी, एज़ यूजुअल अ, केजरीवाल साहब ने तो उल्टा बीजेपी पे ही हमला कर दिया है और सवाल दाग दिया है जी, कि पीएम हाउस भी बना है और वहाँ आपको कोई नियम कानून दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल मेरे ऑफ़िस और मेरे घर पे आपको नियम और कानून दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो पीएम हाउस है, वहाँ पे किसी नियम को नहीं तोड़ा गया है और अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो नोटिस 7 लोगों को दिए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए एक तो इसका जेनेसिस आप देखिएगा कि जब ये बात काफ़ी हाइलाइट हुई कि जी। केजरीवाल साहब ने कोई 45 करोड़ रुपया अपने जो सीएम का रेज़िडेंस है, उसके रिनोवेशन पे खर्च किया और उसमें बहुत सारे खर्चे तो इतने एक्सॉर्बिटेंट थे कि आम आदमी तो यकीन भी नहीं कर सकता, कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि इस तरह का जी, जी। रेनोवेशन होगा। खैर बात मीडिया जी, में जी। हाईलाइट हुई, तो हुँ, उसके हुँ। बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वीके सक्सेना जी, हुँ, हुँ। उन्होंने इसमें चीफ सेक्रेटरी से कहा कि भाई हुँ, इसमें आप हुँ। एक इंक्वायरी करके पूरा हमको रिपोर्ट दीजिए 15 दिन के भीतर। हुँ। तो उसी के तारतम्य में ये विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, जो इनका डायरेक्टरेट हुँ, ऑफ हुँ। विजिलेंस है, उसने ये इंक्वायरी की और अब सीधी-सी बात है कि इंक्वायरी के बाद फिर प्रक्रिया यही कहती है, क्योंकि ये हुँ, तो इन हुँ। हाउस इनकी इंक्वायरी थी, इन्होंने अपने फैक्ट फाइंडिंग थी, बेसिकली इट वाज़ अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो जी। उस इंक्वायरी से इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले और इनको लगा कि अभी इन इन अफ़सरों ने अपने अपने कार्य को ठीक से अंजाम नहीं दिया जी। और जितनी रेगुलरिटीज़ हैं, सीधी-सी बात है उसके लिए ज़िम्मेदार तो वही अधिकारी हैं जिन्होंने ये काम किया या इस काम के ऑर्डर दिए, जिनके सुपरविज़न में जी। सारे काम हुए। हुँ, हुँ। अब रही बात केजरीवाल जी की, चूँकि इसका सीधा-सीधा भार सारा उन्हीं के ऊपर आता है, ये रेज़िडेंस उनका है, भले ही वो लाके कहें कि जी। साहब ये तो सरकारी है। ये जी, बात जी। सही है, सरकारी है, लेकिन फिर तो उसमें वही रह रहे हैं और जितनी भी सुविधाएँ इन्होंने वहाँ पर इकट्ठी की हैं, उन सब का उपयोग हुँ, और उपभोग उन्होंने ही करना है, उनके परिवार ने हुँ। करना है, उनके माता-पिता, उनकी पत्नी जी हैं, जी। उनके बच्चे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट जिनको मिलेगा वो तो केजरीवाल जी खुद ही हैं। तो इसलिए जवाबदेही तो उनकी बनती है। हालाँकि जी, अभी जी। तक उनसे किसी ने फॉर्मली कोई क्वेश्चन नहीं किया है, ना तो लेफ्टिनेंट हुँ, गवर्नर हुँ। की तरफ से, ना ये जो हुँ, जाँच हुँ। एजेंसी है, ना विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, उनसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया है। जी, लेकिन जी। जैसे कहा जाता है कि वो दाढ़ी में तिनका वाली बात से अगर आप इसको लिंक करें, जी, जी। वो पहले ही और उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा की रही है कि हमलावर हो जाइए। जी। केजरीवाल जी के स्वभाव में जो रहा है, एक एरोगेंस है, देखिए एक तो बहुत ज़्यादा सब जानते हैं जी, पढ़े-लिखे और ज़्यादा फिर है ना, ये है कि प्रधानमंत्री चौथी पास बताते हैं हाँ, और अब ये भी खुद आपने खुद बात जो नहीं की है फिर आईएचईएन भी, है। जी। तो उसका तो ऐसा है कि देखिए ये ऑफ़ कोर्स इनके पास डिग्री है, आईआईटी की है, इसमें कोई शक नहीं है और ये हुँ। भी है कि सिविल सर्विसेज़ इन्होंने पास की, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ये लोग आए। जी। ये और इनकी पत्नी जी दोनों एक ही सर्विस की ऑफ़िसर थी। हुँ, लेकिन ये हुँ। कितने बड़े मैनिपुलेटर हैं, इस बात का एक प्रमाण ये है कि 20 साल की नौकरी में इनकी कहीं ट्रांसफ़र नहीं हुई पूरे देश में।
इनकम जी। टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिनका देश के भिन्न-भिन्न भागों में दफ्तर हैं। उसमें इनकम हुँ। टैक्स ऑफिसर से लेकर के और सीनियर ऑफिसर्स तक, और कुछ बड़े शहरों में तो कमिश्नर्स भी होते हैं, हुँ, आप हुँ। जानते हैं इस बात को। और जी, सभी सर्विसेज़ में ट्रांसफ़र होते हैं। मैं खुद जी। सर्विसेज़ में रहा हूँ, यानी जिस दौरान में हम जी, जी। लोगों के 15 भिन्न-भिन्न शहरों में ट्रांसफ़र हो गए, जी, केजरीवाल जी का एक भी तबादला नहीं हुआ। जी। तो इन्होंने क्या मैनिपुलेशन किया अपने सीनियर अफ़सर्स के साथ, इन्होंने क्या हुँ, आई मीन क्या उनकी चाबी इनके पास थी, इन्होंने क्या दबाई? बहरहाल ये साबित होता है कि बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं, और ये जी। शुरू से हैं, ये आज का नहीं था। जी, अब जी। देखिए, ये 2 बातें इनके बारे में बड़ी साफ़ हैं। एक तो ये कि ये हुँ, बहुत हुँ, इंटेलिजेंट है, उन्होंने बहुत तेज़ इनको हुँ। दिमाग दिया है, ब्रेनी हैं। नहीं, इन्हें ये गलतफ़हमी है कि अब इनकी जो चालाकियाँ हैं शायद से कोई पकड़ नहीं सकता ना? ज़रूर देखिए, ये ये तो होगा इनके दिमाग में। हर चालाक आदमी की ये तो आई मीन कॉमन फीचर है कि वो समझता है कि मैं किसी जी, को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, दूसरे वाला नहीं पकड़ेगा। जी, ख़ैर, इनकी बड़ी हाई एम्बिशन थी, मैं बता रहा था इनकी खूबी जो है दूसरी, जी। ये कि ही इज़ वेरी हाइली एम्बिशियस, यानी एक तो मैनिपुलेटर हुँ, हैं, हुँ। इंटेलिजेंट हैं, चालाक हैं, और दूसरा कि ही इज़ हाइली एम्बिशियस। इसी के लिए इन्होंने जो है पहले कोशिश की थी कि यानी जब ये इसमें सर्विस में भी नहीं थे, तब ये मदर टेरेसा के पास पहुँच गए थे कि जी हमें हुँ, हुँ। आप अपने आगे बढ़िए, हमें आपके नेतृत्व में ऐसा कोई आंदोलन करना है। उन्होंने इन्हें हुँ, हुँ। एंटरटेन नहीं किया। फिर जो कलाम साहब थे, जिनका पूरे देश में इतना मान-सम्मान था, हालाँकि तब वो प्रेज़िडेंट नहीं बने थे, वो उनके पास जी। पहुँच गए। उन्होंने भी इनकार कर दिया कि मैं किसी के राजनीतिक एजेंडे का टूल हुँ, बनना हुँ। पसंद नहीं करूँगा। फिर वो अल्टीमेटली गए अपने अन्ना साहब के पास। अब अन्ना जी रिलेटिवली भोले हैं, सीधे हैं, हुँ, हुँ। सरल व्यक्ति हैं। वो शायद जी। इनके हिडन एजेंडा को भाँप नहीं पाए, तो राज़ी हो गए, और हुँ, उनके हुँ। नेतृत्व में सारा रामलीला मैदान में जो चला, हुँ, और हुँ। ये और इनके साथियों ने, आश्चर्य की बात ये है कि लोगों ने मान लिया, इन्होंने जो दावे किए कि साहब हम तो युग पुरुष हैं। हमें तो परमात्मा ने कोई ख़ास ही मिट्टी से बनाया है, बाकी जितने भी लोग हैं, वो राजनीति में जितने हैं या राजनीति के बाहर भी हैं, हमें उन सब से किसी ज़्यादा दिव्य मिट्टी से बनाया है, और हम लोग इसलिए युग हुँ, हुँ। परिवर्तन करेंगे इस देश में। और आज तक भी वो कहते हैं साहब मैं कट्टर ईमानदार हूँ। जी, जी। तो इससे पता चलता है कि इनका अपना सोचना क्या है, और जैसा आपने कहा कि ये समझते हैं कि इनकी बातें किसी को समझ में नहीं आ रही हैं, तो ये इनकी गलतफ़हमी है। मैं आपको बताऊँ, जब इन्होंने शुरू किया था लोकपाल को लेकर के, जो इन्होंने हंगामा किया था, और उस हुँ, वक़्त हुँ। जो कांग्रेस ही क्योंकि सत्ता में थी, तो इनका जो है मेन निशाना कांग्रेस पर हुँ, हुँ। ही था। और कांग्रेस के सभी बड़े-बड़े नेताओं से लेकर के और जितने भी लोगों को ये जानते थे, सबके खिलाफ इन्होंने बड़े लंबे-चौड़े आरोप लगाए थे, जिसमें उस वक़्त के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और अपोज़िशन के भी लालू साहब थे और बहुत से लोग थे, जिनके खिलाफ ये लगाते थे। अच्छा, लोग इनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे, इनके आई मीन इस आदमी में क्या है कि इसने कन्विंस कर दिया लोगों के कि हाँ साहब, ये तो बिल्कुल नया युग लेकर के आएँगे भारतीय राजनीति में, और ये भ्रष्टाचार तो जो है बिल्कुल बीते युग की बात बन जाएगी और बड़ा सतयुग आ जाएगा। हुँ, हुँ। लेकिन एक बात मैं लोगों से कहता भी था कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई, इस देश में ऑलरेडी हर स्टेट का अपना विजिलेंस ब्यूरो है। सेंटर में सीबीआई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, और इतनी सारी एजेंसीज़ हैं, हर मिनिस्ट्री का अपना एक विजिलेंस का सेल होता है। तो इतनी तमाम एजेंसीज़ के रहते हुए भी अगर भ्रष्टाचार नहीं रुक पाया है, तो आपके इस लोकपाल में ऐसा कौन-सा दिव्यास्त्र लगा है कि जो इसको रोक देगा? एक जटिल जी। समस्या है। भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, हर आदमी इस बात से सहमत है, लेकिन वो क्यों नहीं रुक पाया, उसके कारण हैं, और वो ज़्यादा गहरे कारण हैं, जितना सिम्प्लीफाई ये कर रहे थे। हुँ, तो हुँ। इस आदमी की चालाकी कितनी है, ये लोगों को जो है किस तरह से किस क्या-क्या चीज़ें बेच सकता है। ही कैन सेल हिज़ एजेंडा टू द पीपल विद सच ग्रेट इफ़ेक्ट, ये उससे पता चलता है। डेफ़िनिटली। बहरहाल इन्होंने जब दिल्ली के चुनाव आए, तो लोकपाल की बजाय वो फ्रीबीज़ पर आ गए। अब भई हुँ। मुफ्तखोरी लोगों की एक समस्या है, तो हुँ, वहाँ हुँ। भी इन्होंने उसको चलाया और इनका वो चल गया। लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात आती है, जो आदमी ये दावा करता था कि मैं बिल्कुल साधारण आम आदमी हूँ, मैं केवल ₹100 की चप्पल पहनता हूँ, ₹5 का पेन अपनी जेब में टाँगता हूँ, और मैं उस किस्म का आदमी हुँ, हूँ। मैं पहली बात तो बच्चों की कसम खाई कि साहब मैं राजनीति में कभी नहीं आऊँगा। आ हुँ, भी हुँ। गए, चुन भी लिए, जीत भी गए, तो दावा ये है कि साहब ये बड़े-बड़े बंगलों में हुँ। मंत्री लोग क्यों रहते हैं?
मैं तो जी, अगर जी। बन भी गया तो मैं तो बिल्कुल साधारण से 4-5 कमरों का काफ़ी है। जी। तो ख़ैर ये सब लंबी कहानियाँ आप जानते हैं, इसको दोहराने की जी। आवश्यकता नहीं है। हुँ, हुँ। अ, आपने बहुत अच्छा इनका प्रोफ़ाइल को बता दिया, लेकिन एक चीज़ जानना चाहती हूँ, इनका जो नोटिस है उससे अम, एक घर में अगर ज़रा-सी कहीं पपड़ी लग जाए, उसको झाड़ के दोबारा से प्लास्टर और पेंट वगैरह कर दिया जाता है। लेकिन उन्होंने वो ना करके पूरा रेनोवेशन कर दिया और रेनोवेशन भी इतने हाई लेवल पे कर दिया कि हुँ, उसमें करोड़ों रुपए लग गए। तो उसपे जी। थोड़ा-सा बताइए कि अब जो ये नोटिस दिए गए हैं, 15 दिन में इनको जवाब भी देना है, तो हुँ। इनका मतलब ये क्या क्या किस तरीके से देखते हैं आप इन्हें? देखिए, जवाब क्या देंगे भई ये तो वो जाने, ये उनकी समस्या है। लेकिन कुछ मोटी बातें जो उनको दिखाई देती हैं, वो मैं हुँ, आपके हुँ। सामने रखता हूँ। एक तो जी। बात ये है कि ये जो खर्चा हुआ जिसको 45 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी कहती आई है, मैं अभी हुँ, देख हुँ। रहा था कि विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में इसे 52 करोड़ रुपए से थोड़ा-सा ज़्यादा 52 माना है करोड़ 52 और उसका समथिंग ब्रेकअप उन्होंने ये बताया है 52.71 कि जी हाँ, 52 52 यस, यस 52 करोड़ से थोड़ा-सा ऊपर है, हाँ, 52 और 53 करोड़ के बीच में है। 52.71 करोड़। तो उसमें तकरीबन हाँ, नहीं 17 की कहानी भी मैं आपको बताऊँगा। बहरहाल जो जी, जी। विजिलेंस ने बताया है फिगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, जो तो रिपोर्ट उसमें तकरीबन 33 करोड़ रुपया तो इनका रेज़िडेंस पे हुआ है और उसपे 19 करोड़ रुपए इन्होंने कैंप ऑफिस, अब बड़े जी। अधिकारियों के और मंत्रियों के और मुख्यमंत्रियों के हुँ, हुँ। घर के कैंपस में ही एक ऑफिस होता है क्योंकि उन्हें किसी भी समय काम करने की आवश्यकता पड़ जी, जाती है। जी। तो इसके लिए उन्होंने 19 करोड़ रुपए उस कैंप ऑफिस पे लगाया है। अब आप जी। कल्पना कीजिए कि एक ऑफिस के नाम पे कैंप ऑफिस, कायदे से तो उसमें 2 कमरे होते हैं, एक विजिटर्स रूम हुँ, होता हुँ। है और बड़ा छोटा-सा मामला होता है। हुँ, 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 हुँ। लेकिन ख़ैर इन्होंने उसपे 20 करोड़ रुपया लगाया और अक्सर लोग ये भी करते हैं कि कैंप ऑफिस के नाम पे जितनी चीज़ें ली जाती हैं, जितने कुछ काम किए जाते हुँ, हुँ। हैं, उसका एक हिस्सा उस अधिकारी या मंत्री के रेज़िडेंस में भी उसका खर्च कर दिया जाता है। तो एक तरीका ये भी जी। है। बहरहाल, अभी ये कहना मुश्किल है कि 19 करोड़ में से कितना इनके अपने रेज़िडेंस के एरिया में खर्च हुआ है और कितना वाक़ई कैंप ऑफिस जी। पे खर्च हुआ है। 45 करोड़ रुपए की फ़िगर आ रही है, उसके वो भी जो भारतीय जनता पार्टी या दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने कहीं न कहीं से निकाली है और कुछ टीवी चैनल पर तो इनके घर के अंदर के बाकायदा वीडियोज़ भी जी, जी, सामने आए हैं, विजुअल्स भी उसमें हैं। बताया गया है कि भई देखिए 8 मैं लाख का मैं कोई आपको कोई बताती पर्दा हूँ है मेरे और कोई पास 3 करोड़ के नोबेल वियतनाम से आए हैं। जी। जी, इनको अलग-अलग छोटे-छोटे सेगमेंट में करके इन्होंने खर्च किया है ताकि इन्हें ये पता है, चूँकि जैसा अभी हम बात कर हाँ, रहे मैं थे उसी कि ये पर आ बहुत रहा था। देखिए अ, जी, 10 करोड़ की सीमा है। यदि 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का होता जी, है, तो उसमें एक तो ओपन टेंडर हुँ, लेना पड़ता है। उसमें फिर जी, इनको जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी भी लेनी पड़ती है। हुँ, हुँ, तो अगर वो मंजूरी लेने जाएँगे, तो उसमें फिर बात तो रिव्यू हो जाएगी। सवाल पूछे हुँ, जा हुँ, सकते हैं कि भई ऐसा क्यों किया जा रहा जी, है? और जी, दूसरे जी, के ओपन टेंडर में तो पता नहीं कौन आ जाएगा। अब तो है कि अपने आदमी को, अपने मर्ज़ी के आदमी को दे दिए। इस संबंध में एक और जो रिलेवेंट बात है, वो ये है कि केजरीवाल जी के लिए जो रेज़िडेंस दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, ये पहले 334 स्क्वायर मीटर का था जी, और जी। इन्होंने उसे बढ़ा के 1130 स्क्वायर मीटर का बना दिया है। हुँ, हुँ, आस-पास जो दूसरे ऑफ़िसर्स के 21 आईएएस ऑफ़िसर्स के फ्लैट्स वहाँ पे थे, तो उन्होंने उन सबको वहाँ से हटा के तो कहीं और भेज हुँ, दिया हुँ, और वो जो सारा एरिया जी, था, वो भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया रेज़िडेंस में। हुँ, हुँ, और उनकी कीमत जो ये माकन जो हैं कांग्रेस के बड़े सीनियर जी, लीडर हैं, तो उन्होंने तो बल्कि कहा हुँ, था कि हुँ, ये 171 करोड़ रुपए का मामला है। क्योंकि ये 21 जो ऑफिसर्स के लिए अलग से फ्लैट जो खरीदे इन्होंने या खरीदने हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसका खर्च उन्होंने बताया था कि साहब इस पर 126 करोड़ रुपए तो उस पे खर्च होगा और 45 हैं, जोड़ लीजिए तो 171 करोड़ हो गया। हुँ, बहरहाल हुँ, आप अगर उसको ना भी अभी इंक्लूड करें, तो ये तो सच है कि एक तो एरिया इन्होंने तकरीबन 4 गुना हो गया है, 4 गुने से थोड़ा-सा जी, कम, जी, यानी जी, 334 साथ 1130 स्क्वायर मीटर का एरिया हो गया, एक बात तो ये है। और दूसरी इर्रेगुलरिटी जो बिल्कुल सामने नज़र आती है, जिसका जवाब आप जिनकी बात कर रही थी कि जिन ऑफिसर्स ने इनको नोटिस मिले हैं, उनके जी, लिए जवाब देना तो बेहद मुश्किल होगा कि भाई आपने क्यों किया? क्योंकि जी, सीधा-सीधा विजिलेंस का केस तो बनता है, जब तक आपकी नीयत में कुछ खोट ना हो, तो आप ब्रेकअप क्यों हुँ, हुँ, करेंगे?
भाई आप जी, जी। काम करते हैं, मान लीजिए एक अधिकारी की अगर वो उसकी कैपेसिटी में नहीं आता है, उसकी कॉम्पिटेंस में नहीं है, तो वो ज़्यादा हो गया तो उससे ऊपर के अधिकारी पे सैंक्शन के लिए चला जाएगा। नॉर्मल हुँ, हुँ। तरीका सरकार का यही है। और हुँ, हुँ। विजिलेंस की तरफ से डायरेक्शंस भी ये हैं कि आप इस तरह की ब्रेकअप ना करें। 2 करने में भी सवाल होते हैं, यहाँ तो 5-5 उसमें किए गए, कभी 7 करोड़ है, कभी 9 करोड़ 99 लाख का भी है, जी, जी। कभी 6 किस्तों में 8 खर्च करोड़ किया गया समथिंग। सर। इन्होंने इतने टुकड़े करके जो किया है। हाँ, किश्तों में देखिए, किश्तों में खर्च होने कोई बात नहीं है, बट पॉइंट इज़ के वर्क तो एक ही था ना, रिनोवेशन ऑफ द सीएम रेजिडेंस। जी। किश्तों में पेमेंटें होती हैं, अगर थोड़ा आपका एस्टिमेट से ज़्यादा चला जाए तो उसके लिए सप्लीमेंट्री सैंक्शन भी आती हैं। वो बातें नॉर्मल हैं, सरकारी प्रक्रिया में वो बातें आती हैं। हुँ, लेकिन हुँ। इट इज़ अ सिंगल वर्क। अगर आपका आई मीन एक्सेस हो गया है तो आप उसकी एक मुश्त सैंक्शन ले सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। पर ये करना कि एक ही वर्क आप कर रहे हैं, एक ही आपका प्रोजेक्ट है, रिनोवेशन ऑफ द सीएम रेजिडेंस, और उसको आप 5 हिस्से में तोड़ रहे हैं, तो ये तो मुझे नहीं पता कि वो कंसर्न्ड ऑफिसर इसका क्या जवाब देंगे। आई मीन आई डोंट थिंक इट हुँ, कैन हुँ। बी एक्सप्लेन्ड सैटिस्फैक्टरीली टू द विजिलेंस अथॉरिटीज़। हुँ, हुँ। जी, जी। आपकी बात सही जी। है क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन जो है उसपे 11.30 करोड़ रुपए का आपने कभी सुना अपनी लाइफ में? इतना खर्चा इंटीरियर्स पे, ऐसा क्या नहीं, हमने इंटीरियर तो नहीं किया? सुना। और आपको आम आदमी की बात करें तो यहाँ 45 करोड़, यहाँ तो आम आदमी, आम भी क्या कहिए, मिडिल 5-6 क्लास करोड़ आदमी में भी बड़ा अच्छा 45 बंगला लाख बन का जाता है। जी, बंगला छोड़िए मैडम, यहाँ 45 लाख का फ्लैट लोगों को नहीं मिलता, वो मारे-मारे फिरते हैं। नहीं मिलता। ज़िंदगी भर अपनी सेविंग मारे-मारे करते फिरते हैं हैं। तो वो नहीं मिलता। उसका तो जी। ये 100 टाइम्स हो गया है। एक एक मिडिल क्लास आदमी को एक फ्लैट लेना पड़े दिल्ली जैसे शहर में, कोई 2 बीएचके का या 3 बीएचके का, वो दोनों वाइफ जी। हस्बैंड कमाते हैं, ज़िंदगी भर ईएमआई भरते रहते हैं। तब जाके हाँ, हाँ, मुश्किल बिल्कुल। से एक आप फ्लैट का जुगाड़ कर पाते हैं। तो जी। उसकी तुलना में 45 करोड़ केवल रिनोवेशन पे, वो भी एक आम आदमी जो कहते हैं कि साहब हम तो ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, ना जी। कुछ नहीं करेंगे। तो इट इज़ आउटरेजियस। मतलब अब जी, जी। इसे, ये किसी को हज़म होने वाली चीज़ नहीं है। जो भी हुँ, इसके हुँ, बारे में हुँ। बात करेगा, और विजिलेंस की जो एजेंसी है, जो ऑब्वियसली वो सवाल पूछेंगे। क्योंकि एक लेवल होता है ना, आपने रेजिडेंस में देखिए, आप आई मीन आपने बहुत सरकारी अफ़सरों से और जी। मंत्रियों से भी आपने इंटरव्यू किए होंगे, बातचीत की होगी, जी, जी। कभी उनके रेजिडेंस जाके आपने उनको कवर किया होगा, तो आपने भी देखा होगा कि भाई किस किस्म के पर्दे होते हैं, किस किस्म के उनके बाथरूम होते हैं। अब अगर आप 4-4 लाख का कमोड अगर लगाएँगे, 8 लाख का पर्दा आप जी। लगाएँगे, हुँ, हुँ। आई मीन हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए इसीलिए इनको इनके ऑफ़िस को शीश महल कहा जा रहा है और इसीलिए इस पे हम आज बात भी कर रहे हैं। 50 गज़ का एक जी, बंगला लगभग जो है आप देखिए कि 4 से 5 करोड़ रुपए में बड़े आराम से बन जाता है। एक मतलब अ, अंदाज़न बता रही हूँ आपको। लेकिन इनके बंगले पे इन्होंने उस समय ये बंगला बनाया जिस समय पूरा देश कोविड में कोविड से जूझ रहा था, लोग एक सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भाग रहे थे और इन्होंने उस जी। समय ऐसे समय में अपने बंगले को तैयार किया। उन सब का जवाब तो हाँ, ख़ैर ये देंगे ही। ये बड़ी दुखदाई बात है। जी, उन दिनों का हाल आप भी जानते होंगे, हम भी सुनते थे कि किस कदर मारा-मारी थी। लोगों को जी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे। हमारे परिचित, खुद हमारे अपने रिश्तेदार भी जिसमें इन्वॉल्व थे, जो बेचारे रात भर भटकते थे अपने मरीज़ को एम्बुलेंस में लेकर के, कहीं किसी हॉस्पिटल में उनको एक बेड मिल जाए, दवाएँ मिल जाएँ, लोग कुछ भी देने को तैयार थे। और एक तरह से पूरे शहर में मौत का तांडव जी, पूरे भारत में था, और दुनिया के बहुत से देशों में था। उन सबके लिए ज़िम्मेदार केजरीवाल नहीं थे, लेकिन कम से कम दिल्ली के लिए तो वो ज़िम्मेदार थे। और जी, फिर जब ये हालत थी, लोगों को इस कदर मतलब मर रहे थे, थोक में मर रहे थे, एक-एक इंजेक्शन और रेमडेसिविर के आप दवाई के लिए लोग भटक रहे थे। ऐसे वक़्त में इनको अपनी वो अय्याशी जो सूझ रही थी, उस जी। पर वो कितनी बेदर्दी से हुँ, लोगों हुँ। का पैसा खर्च कर रहे थे। तो ये हुँ, बहुत हुँ। दुखदाई स्थिति। और अ, आई मीन जी। युग पुरुष की बात करते हैं, तो जैसा मैंने कहा, वो तो नहीं था कि भैया किसी दिव्य मटेरियल से परमात्मा ने बनाया था, लेकिन एक बात ज़रूर समझ में आती है कि इन लोगों ने अपना जो रहन-सहन का स्तर करना हुँ, चाहा, हुँ। केजरीवाल जी ने, वो कम से कम जो इंद्र का
महल उनका होगा, किसी ने देखा तो नहीं है, जो कल्पना में है, तो शायद ये उनकी बराबरी करने चले होंगे। बिल्कुल। और जो इनके अपने अपने वोटर थे, जो जो जिनसे इन्होंने वादे किए थे, जब वो ऐसी बुरी स्थिति में थे, इतना उस और फिर उसके बाद भी तुर्रा ये है कि दावा कर रहे हैं कि साहब हमारे तो जो जो स्वास्थ्य सेवाएँ दिल्ली में हैं, हुँ, जो शिक्षा का स्तर हमने यहाँ बनाया है, वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है। हुँ, क्योंकि हुँ, अमेरिका तक के यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर उसको देखने आते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में अभी पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, उसमें 80% जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोले थे, हुँ, वो हुँ, बंद हो गए हैं। और जो थे भी वो भी इनको बेसिकली अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिए थे। जितना इनका वो अकोमोडेशन था नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा का रेंट उन लोगों को मिलता था ताकि उन्हें मोबिलाइज़ कर सकें। अब हुँ, उनमें से हुँ, वो बंद हो गए हैं, क्यों हो गए हैं? फिगर हुँ, और हुँ, आंकड़ों की जहाँ तक बात है, वो ये बात भी अक्सर उठी है और मीडिया में कई दफ़ा आई है, बड़े नेशनल चैनल में भी आई है कि यदि किसी स्कूल में आपने एक कमरा भी बनवा दिया तो कहा कि साहब हमने नया स्कूल बना दिया। कहीं हुँ, हुँ, टॉयलेट बनवा दिया तो कहा कि साहब हमने नया स्कूल बना दिया। तो इस तरह के झूठ का भी प्रचार इन्होंने किया है। अब जब इनके जो सबसे निकट के सहयोगी थे, अपने जो सिसोदिया जी, जी, जब जी। उन पर सवाल उठे कर पॉलिसी को लेकर के, तो इन्होंने कहा कि भई इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए था। इन्होंने जी, शिक्षा जी। के क्षेत्र में इतना ऊँचा जो काम किया है। तो जो हकीकत है, जो यथार्थ है और जो इनके दावे हैं, उनमें ज़मीन-आसमान का अंतर है। अ, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ सर आपसे, आप जी। प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं। इन्होंने पीडब्ल्यूडी सचिव की मंज़ूरी भी नहीं ली है और मतलब जो दिल्ली मास्टर प्लान है, उसका भी इन्होंने घोर उल्लंघन किया है, इसके रेनोवेशन में। इस पे आप थोड़ा बताइए दर्शकों को कि ये कैसे मतलब इन्होंने कर लिया और आगे इसका क्या देखिए, सीन होने वाला है? पहली हुँ, बात तो केजरीवाल जी, तो उनका सीधा-सा जवाब ये होगा, कभी उनसे पूछा भी जाएगा, हुँ, क्यों हुँ। वो तो भई कहीं दस्तखत करते ही नहीं थे। हुँ, 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 हुँ। उन्होंने तो कभी कोई सैंक्शन देनी नहीं थी। हुँ, हुँ। उन्होंने अपने पास कभी कोई डिपार्टमेंट रखा ही नहीं। हालाँकि एक कॉमन सेंस का सवाल ये भी बनता है कि जब आप मुखिया हैं एक प्रदेश के सरकार के, जी। और आप कोई भी विभाग ना रखें। हुँ, हुँ। बाकिया प्रदेशों में देखिए सबसे ज़्यादा विभाग मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं, ताकि जी, जी। उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ हुँ, हुँ। मजबूत रहे। हुँ, यहाँ पे हुँ। एक अकेले ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं, अद्वितीय भारत के इतिहास में और सभी राज्यों में, जिन्होंने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा, सारे विभाग दूसरे अपने साथी मंत्रियों को दे दिए। हुँ, हुँ। तो इसलिए इनका तो भई यही जवाब होगा कि मैं क्या जानूँ, करने वाले जाने। अब जो करने वाले थे, पीडब्ल्यूडी के जो मिनिस्टर्स थे, वो क्या जवाब देंगे, वो उनसे पूछा जाएगा, ये वही जानेंगे। हुँ, लेकिन हुँ। जैसा भी आपने बताया कि जब सचिव तक की भी मंजूरी नहीं ली गई है, हुँ, 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 हुँ। देखिए पीडब्ल्यूडी महकमा ऐसा है जो डोमिनेट करता है इंजीनियर्स के द्वारा। जी। तो अभी चूँकि हमारे पास सारे फैक्ट्स नहीं हैं, वो जो रिपोर्ट पूरी सार्वजनिक नहीं हुई है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट जी, की जी, थी पिछले, जी। तो इसलिए हम ये नहीं जानते कि जो अलग-अलग टुकड़े इन्होंने किए थे और उसको जब एग्जीक्यूशन की बात आई थी, तो कौन-कौन से लोगों ने उसमें एग्जीक्यूशन में मंजूरी दी है, एग्जीक्यूट किए हैं उन्होंने अपने पास में। क्योंकि सरकारी कायदा ये कहता है कि सबकी फाइनेंशियल लिमिट्स रहती हैं। एक छोटा हुँ, इंजीनियर हुँ। है, उसके ऊपर बड़ा इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कोई जूनियर इंजीनियर है, इनके ऊपर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, फिर चीफ इंजीनियर है। तो जैसे-जैसे रैंक बढ़ता है, उनकी जो फाइनेंशियल लिमिट है वो बढ़ती जाती है और एक स्टेज के बाद खुद गवर्नमेंट को उसकी मंजूरी देनी पड़ती है, जो के सेक्रेटरी साहब जिसको मंजूर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। उससे ऊपर हुँ, चला हुँ। जाता है तो फिर वो मंत्री जो कंसर्न विभाग के हैं, उनके अधिकार क्षेत्र की बात आती है। उससे भी ज़्यादा हो तो फिर कैबिनेट के अधिकार क्षेत्र की बात आती है। तो अभी जो ये बात निकल कर आ रही है कि जो सेक्रेटरी थे पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने भी मंजूरी नहीं दी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनसे जो छोटे स्तर के लोग हैं, जैसे चीफ इंजीनियर हैं या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, तो इसके माने है कि उन लोगों ने अपनी फाइनेंशियल लिमिट के भीतर रहते हुए मंजूरी दी होगी। क्योंकि जी। बहुत सी बातें ये जो है नेता के स्तर पर और दूसरे उच्चाधिकारियों के स्तर पर ज़बानी तौर पे कहा जा सकता है। इनके केस में तो एक और एंगल है, जो जी। ये चंद्रशेखर जो जेल में हैं, मंडोली जेल में सुकेश चंद्रशेखर, जिन्हें इसके महाटुक चंद्रशेखर जी। कहकर
मीडिया में हाँ, बार-बार तो बात उन्होंने तो की गई। बहुत फंडिंग करी है इसके लिए, वो तो खुद ही कह रहे हैं। उन्होंने फंडिंग की है, उन्होंने तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है अपने वकील के माध्यम से, हुँ, और उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल्स का खुलासा किया है, जिसमें बताया कि किस तरह से सीधे जो है वो तो ये चुन के बता देते थे उनको, ये हुँ, इनकी चॉइस इनकी होती थी कि भाई कौन-सी टाइल लगनी है, किस तरह का मार्बल लगना है, किस तरह के पर्दे हुँ, आएँगे, किस तरह के दूसरे फर्नीचर आएँगे। तो केजरीवाल साहब तो उनको अपनी चॉइस बता देते थे बेस्ड ऑन जो फ़ोटो उनको भेजते थे, राइट? हुँ, और उनको ये फिर सीएम रेज़िडेंस पे पहुँचाते थे और उसके बिल की पेमेंट ये करते थे। सुकेश चंद्रशेखर ने ये भी कहा है कि मेरे पास इसके समर्थन में व्हाट्सएप के चैट भी हैं, जो मेरे जी, जी, केजरीवाल से हुए हैं और जो सत्येंद्र जैन से हुए हैं, जो इनके जी, जी, मंत्री थे इंचार्ज जो। जी, तो उन्होंने कहा कि मैं सब दे सकता हूँ, मेरे पास बिल की डिटेल्स भी हैं। जी, जी। हालाँकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि सुकेश चंद्रशेखर ऑलरेडी ही खुद इज़ एक ऑल्सो ठगी थे, क्रिमिनल। उनकी माँ ठग है, जिसके जी, लिए तो मार इसलिए उनकी बात पर एज़ इट इज़ यकीन नहीं किया जा सकता। हाँ, हाँ। और ये फिर आगे फिर जाँच की बात लेकिन ज़रूर बनती है, जी, जी। क्योंकि उन्होंने कहा कि भई मैं जो है वो अप्रूवर बनने के लिए राज़ी हूँ, तो हमको मौका मिलना चाहिए। अब हुँ, सरकार उस पर क्या फ़ैसला करेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या फ़ैसला करेंगे, ये तो वो जाने। लेकिन कम से कम एक आधार बनता है, इनकी इंटीग्रिटी पे सवाल करने का, इनसे सवाल करने का कि भाई ये बताइए इसमें सच्चाई क्या है, आपका क्या रिएक्शन है? हुँ, हुँ। विजिलेंस की ओर से ये सवाल तो इनसे पूछना बनता है। एक और चीज़ है, मतलब जी, इतना इलाका इनका लुटियंस दिल्ली जैसा इलाका है, जहाँ पर जी। एक ईंट भी आप नहीं अनुमति के बिना जोड़ सकते। और इन्होंने, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरी बात, एक आयोग होता है शहरी कला आयोग, उससे भी कोई अनुमति नहीं ली। मतलब पूरा हुँ। नियमों की धज्जियाँ उड़ा कर के इन्होंने अपना वो आवास तैयार किया है जिसमें ये तभी तक रह सकते हैं ना जब तक ये मुख्यमंत्री हैं। क्या सोच के इन्होंने ये इतना अ, खर्च किया है? देखिए अब ये तो अगेन आई विल से आई मीन कि चूँकि पूरे फैक्ट्स हमारे सामने नहीं है, क्या उल्लंघन किए हैं, ये बातें हुँ, हुँ। ज़रूर रही हैं नहीं, ये कि बातें आपका जो जो मैंने अभी अभी जो इलाका है तो अंडरस्टूड है कि उस इलाके के जो नियम हैं और सिविल जो यस, यस सिविल एरिया है तो ज़ाहिर-सी बात जी, है कि भाई जो कंसर्न्ड एजेंसी हैं उनके अपने बिल्डिंग बाय लॉज़ होते हैं जी, बिल्डिंग और बायलॉज़ उसमें होते हैं। रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। जी, जी, मैं उसमें बिल्डिंग उसमें बायलॉज़ की बात इंसेक्टिसाइड भी हैं। इसीलिए आपसे कर रही हूँ क्योंकि आपने अपने सर्विस काल में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, मतलब उनका अमाउंट इतना बड़ा आपने नहीं देखा होगा कभी। लेकिन नियमों के खिलाफ जब ऐसे कंस्ट्रक्शन होते हैं, ऐसे निर्माण होते हैं, तो फिर एंड ऑफ द डे क्या होता है? देखिए ऐसा है कि अ, जो कंस्ट्रक्शन कोई भी हो, हुँ, हुँ। करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सैंक्शन लेना ज़रूरी है। जी, और सैंक्शन या मंजूरी उन्हीं कंस्ट्रक्शंस की दी जा सकती है जो बिल्डिंग बायलॉज़ के मुताबिक हों। जी। जो काम बिल्डिंग बायलॉज़ में कवर नहीं होते हैं, उनकी हुँ, मंजूरी हुँ। नहीं दी जा सकती। जी। और बिल्डिंग बायलॉज़ जो बनाए जाते हैं, उसमें उस शहर या उस लोकेलिटी से संबंधित जो दूसरी चीज़ें हैं, अब हुँ, जैसे हुँ। हेरिटेज का सवाल आ जाता है, कोई अगर जी, हेरिटेज बिल्डिंग है तो उससे रिलेटेड जो कानून का पालन होना चाहिए। बॉम्बे जैसे शहरों में जो कोस्टल एरियाज़ के नज़दीक लगते हैं, उसमें कोस्टल ज़ोन के अपने हाँ। रेगुलेशंस होते हैं, तो जी, वो जी। लागू हो जाता है। हर हर इसी इलाके तरह के से अपने-अपने आपने नियम होते हैं। इलाके में ज जय दिल्ली अभी आप जो बात कर रहे थे आर्ट से संबंधित, जी। तो एक एस्थेटिक्स को मेंटेन करने के लिए भी उनके अपने रेगुलेशंस हैं। हुँ, उन हुँ। रेगुलेशंस के अगेंस्ट आप अगर जो आपका प्रपोज़ल है, जो प्रपोज़ कंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें उन रेगुलेशंस का कहीं पर वायलेशन होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती है। तो ये आई मीन अगर सैंक्शन के लिए गए थे तो वो मिलनी नहीं थी। तो इसमें फिर 2 बातें हैं, आई मीन व्हिच आई कैन गेस, मैं उसको या निश्चित-पूर्वक नहीं कह सकता क्योंकि सारे फैक्ट्स हुँ, सामने हुँ। नहीं हैं। लेकिन हुँ, ये हुँ। एक गेस करने का आधार ज़रूर बनता है हुँ, हुँ। कि एक तो इन्होंने जो बाकी के जो फ्लैट्स थे वो खाली करवाए, हुँ, जो हुँ। एडिशन किया एरिया का, जी। तो कुछ चीज़ें हो सकता है उसमें कवर करने की कोशिश की हो, क्योंकि एरिया जी, के जी। हिसाब से आप कितना कर सकते हैं, वो उनमें दोनों में रेशियो मेंटेन आपको रखना पड़ता है। हुँ, दैट हुँ। इज़ नंबर 1। और हुँ, हुँ। दूसरा ये हो सकता है कि इसको चूँकि गवर्नमेंट बिल्डिंग है,
और गवर्नमेंट बिल्डिंग के मामले में ये जो नॉर्म्स हैं वो जरा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। ओके। एक प्राइवेट आदमी की तुलना में जो गवर्नमेंट हुँ, हुँ। बिल्डिंग्स के हैं उनके नॉर्म्स वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो हुँ, इन्होंने हुँ। उसकी आड़ में कुछ किया होगा। अब क्या किया है ये तो वही जो आई मीन जो रिकॉर्ड में है और जो इंक्वायरी हुँ, हुँ, ये हुँ। अपनी आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए इन्होंने पीडब्ल्यूडी के लोगों से जो जवाब मांगे हैं, तो मैं समझता हूँ कि विजिलेंस ने जो अपनी इंक्वायरी की है तो इन्होंने सारे पहलू कवर किए होंगे और वो फिर इससे इनके जवाब मांगे जाएंगे या मांग लिए होंगे। हुँ, हुँ। अब वो अपना जवाब में बताएंगे कि साहब किस आधार पे आपने सारे कंस्ट्रक्शन करवाए हैं। हुँ, हुँ। एक आखिरी सवाल है। जी आप भी जान रहे हैं कि हर शहर में, हर स्टेट में जो पेड़ हैं, उन्हें काटने के लिए भी बड़े सख्त नियम हैं। बिल्कुल है। इन्होंने इन्होंने अपना ये कंस्ट्रक्शन और ये बंगला बनवाने के लिए करीब-करीब 260 पेड़ इनको लगाने थे और 10 पेड़ों को इन्होंने काटा और ये पेड़ इन्होंने वो काटे, जो मतलब बचाने के लिए जिन्हें रिप्लांट किया गया था। जैसे पुराने बरगद के पेड़ होते हैं, उनको बाकायदा रिप्लांट किया गया था, ताकि ये बचे रहें धरोहर की तरह। तो उसकी जगह इन्होंने 260 के करीब पेड़ लगाने थे, लेकिन इन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया और वो मतलब इतने पुराने पेड़ इन्होंने काट दिए। जी हाँ, ये ये जुर्म है। ये ये इट्स सवाल अ भी वेरी मैं आपसे सीरियस इसलिए मैटर पूछ रही हूँ क्योंकि क्योंकि आपने अपने सर्विस काल में ऐसे बहुत सारे सिनेरियो देखे जब लोगों ने पेड़ काट के अपने बिल्डिंग्स बनाए। तो देखिए हमारा इसमें तो जहाँ तक डिफेंस में सवाल था, जी, इवन आर्मी का भी प्रोजेक्ट होता, एयर फोर्स का जी, प्रोजेक्ट डिफेंस में तो होता, बहुत नेवी स्ट्रिक्टनेस का होती है। होता। हाँ, नहीं मतलब जो ज़मीनें एक्वायर की गई होती उनके लिए और उसमें भी जब उनको कंस्ट्रक्शन करनी होती थी, तो हम उनसे ये अंडरटेकिंग लेते थे कि भाई आप जितने पेड़ आपको काटने पड़ेंगे, उसका डबल मिनिमम जो है आप वहाँ पे नए पेड़ लगाएँगे और आप उनकी देखभाल करेंगे। जी, तो जी। डिफेंस के लोग तो उसको स्क्रूपलेसली मानते थे, आर्मी के लोग मानते थे, एयर फोर्स के मानते थे हुँ, और आपके हुँ। नेवी के भी जो लोग हैं, ये शर्त को बिल्कुल मानते थे और पेड़ लगाते थे। हुँ, काटने हुँ। ज़रूरी हो जाते हैं और उसपे भी जो इनका प्रोजेक्ट आता था, खुद एसडीईओ मैंने कई बार जो है फ़ौज के लोगों को जी। लिखा और उन्होंने माना भी इस बात को हुँ, कि जो आप साइटिंग करेंगे अपनी बिल्डिंग की, अब मान लीजिए हमने आपके लिए 10 एकड़ या 100 एकड़ का हमने आपके लिए ज़मीन एक्वायर करके दी है। उसमें जो बिल्डिंग आप बनाएँगे, तो बिल्डिंग की जो प्लानिंग करेंगे, साइटिंग जो करेंगे, उसमें इस बात का ख़्याल रखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज़ उसमें काटने पड़े। पहली बात तो ये है कि आप ऐसे नहीं कि मर्ज़ी कहीं भी बना दें और यानी कि पहले अगर आपको 100 ट्रीज़ काटने कहा कभी का, तो आप उसे रिव्यू करिए, ताकि 100 की बजाय आपको 50-60 ही काटने पड़े। एक बात तो ये, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज़ आर टू बी कट। सेकंडली जिसको काटना अनिवार्य भी है, तो वो काट दीजिए लेकिन जो है फिर उससे आप इतने गुना लगाइए। और आर्मी के लोग तो प्रोएक्टिव हो गए, कई स्टेशन में मैंने देखा खुद ही कहते थे साहब आप 2 कह रहे हो, हम तो 4 गुना लगाने को राज़ी हैं। जी। तो डिफेंस के लोग जो हैं वो तो एनवायरनमेंट को लेके बड़े सेंसिटिव हैं। अब केजरीवाल साहब ने कितनी सेंसिटिविटी दिखाई है, ये अभी चूँकि एक फॉरेस्ट एक्ट लागू हो जाता है सीधे-सीधे जी, फॉरेस्ट जी। डिपार्टमेंट वेरी स्ट्रिक्ट। हुँ, और हुँ। आपने जिन पेड़ों की बात की है, जो अगर वो हेरिटेज की कैटेगरी में आती हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन जो इन्होंने उसके लिए डिमोलिश की हैं, जी। तो ये फिर दूसरा उल्लंघन हो जाता है। हुँ, हुँ। दिल्ली में ज़्यादा सीरियस इसलिए भी है कि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बना रखी है। यहाँ पे जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो उसका तो खैर दायरा पूरे देश में है। दिल्ली का अपना एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। हुँ, हुँ। तो इतनी एजेंसीज़ यहाँ पे मॉनिटरिंग करती हैं इस चीज़ को, मैं समझता हूँ किसी न किसी एजेंसी को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए अगर पहले से नहीं ले लिया है तो। क्योंकि तो एक जी, सीरियस जी। मैटर है, आप इतने पेड़ काट रहे हैं। हुँ, हुँ। और एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि भई ये रेजिडेंस तो पहले से भी था सीएम दिल्ली का, ऐसा तो है हुँ, नहीं कि हुँ। पहले नहीं था। जो शीला जी, जी, दीक्षित जी तो बिल्कुल। 15 साल तक रही हैं। बिल्कुल, उन्होंने कुछ भी नहीं तो करवाया इस उसमें उसमें। तो जो ऑलरेडी बना हुआ है उसने में तो कोई आवश्यकता थी नहीं किसी पेड़ को काटने की। हुँ, तो हुँ। ज़ाहिर-सी बात है कि आपने उसका विस्तार किया है कि इतने पेड़ उसकी जद में आ गए हैं और आपको काटने पड़ हुँ, रहे हुँ। हैं, आपने काटे हैं। तो ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हुँ, जो हुँ। जाँच का विषय बनता है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी इसमें बनती है, फॉरेस्ट रेगुलेशन के अंतर्गत ही बन जाती है। जी, जी। जी, अब सर बात ये है कि दिल्ली सरकार का विजिलेंस है। दिल्ली सरकार के सारे उल्लंघन किए हुए हैं।
अब जब सैयां है कोतवाल, तो फिर आपको लगता है कि इन्हें किसी का डर भी लग रहा होगा? बस ये देखिए, आखिरी इसमें एक एक सवाल अंतर है। है। जी, हाँ, मैं आपको बता दूँ, इसमें एक अंतर है। जी। दिल्ली का जो विजिलेंस का काम है, हुँ, देखिए, एक तो कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस के पास है, उसमें हुँ। केजरीवाल जी का कोई दखल नहीं है। कोई दखल नहीं है। और दूसरा जो विजिलेंस भी है, ये जो वो भी गृह मंत्रालय के अंडर में है। दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं, हुँ, वो हुँ। इनके विजिलेंस के मुखिया हैं। जी। हालाँकि उस सेल में एक ऑफिसर दिल्ली सरकार का भी रहता है, जी, जी। डायरेक्टर लेवल का एक ऑफिसर इनका अपना भी होता है, जी, जी। लेकिन उसके जो मुखिया हैं, वो दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। जी। तो उनको तो वो इन्फ्लुएंस कर नहीं पाएँगे। वो सीधे हुँ, हुँ। जो केंद्र का अपना गृह मंत्रालय है, उसके गृह अंतर्गत आते मंत्रालय, हैं। उसको उनका रिपोर्ट बिल्कुल। देंगे या फिर पहले प्राइमरी रिमोट तो वो एलजी को ही देंगे? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि एलजी द चैनल वो सीधे नहीं जाते ना वहाँ पे, क्योंकि यहाँ जी। के देखिए जो पूरा गवर्नमेंट एक हुँ, हुँ। कॉन्सेप्ट होता है, दी गवर्नमेंट की परिभाषा में पीछे ये हुँ। क्लैरिफिकेशन भी आया था, जी, गृह मंत्रालय की ओर से। दी गवर्नमेंट अगर किसी के पास कह के रेफर किया जाएगा तो वो एलजी है। इनकी अपनी जो चुनी हुई इनका मंत्रिमंडल है, इनके पास विधानसभा में मेजॉरिटी है, वो सब कुछ है। लेकिन सरकार किसे कहा जाएगा, किसको सरकार का अंतिम फैसला माना जाएगा, वो हुँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हैं। जब तक उनकी जी, मोहर लगेगी तभी वो माना जाएगा। तो इसी प्रकार से विजिलेंस, और आप ध्यान रखिए कि ये इंक्वायरी भी जो अभी तक हुई है, उसके आदेश भी एलजी ने किए थे। एलजी ने किए हैं। एलजी इसलिए कर पाए बिकॉज़ ही इज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बिल्कुल। और फिर ये और इस चूँकि पुलिस भी गृह मंत्रालय की ओवरऑल कंट्रोल में आती है, तो जी, जाँच निष्पक्ष होगी या कम से कम केजरीवाल जी उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएँगे, ये बात तो साफ़ है। इस बारे में तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए। उसके बाद में क्या आएगा निकल के, वो समय बताएगा। जी, जी। सर, आज बहुत अच्छी जानकारी दी आपने दर्शकों को। बहुत जी, शुक्रिया आपका। अ, थैंक यू। दर्शकों से भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? और ये जो केजरीवाल ने नियमों का उल्लंघन करके अपना सरकारी आवास बनाया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो आपको अगर सच में पसंद आया तो इसे आप आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। और जो दर्शक इस शो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें ताकि जो भी मेरा कंटेंट हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। मनमंदिर जी, एक छोटी-सी बात मैं भी आपके दर्शकों से कह दूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। श्योर। अ, देखिए, इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, वो तो मनविंदर जी ने आपको बता दिया है, उनका चैनल है। लेकिन मुझे जो उन्होंने बुलाया है, मैं अपनी बात आपको कह दूँ। हम व्यक्तिगत तौर पर किसी के विरुद्ध नहीं हैं, हम या किसी का राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए नहीं हैं। हमारा मकसद ये है कि तथ्य जो हैं, वो लोगों के सामने आएँ, और चूँकि आप पढ़े-लिखे लोग हैं इसको देखने वाले, राजनेता अपने अपने हित में कुछ भी कह के लोगों को जो बहलाने, फुसलाने की बातें करते हैं, तो एक तो ये कि उस पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र के लिए बड़ा दुखद होता है कि जब कोई आदमी झूठी बातों के आधार पे लोगों को बहला दे, उनको बहका दे और फिर सत्ता में आ जाए। हमारी दृष्टि में केजरीवाल जी का जो इतिहास है, वो इसी कैटेगरी का है। ये बहुत ऊँचे दर्जे के महान आदमी हैं, जो युग पुरुष होने का जी, दावा ज़्यादा करते हैं। पढ़े-लिखे हैं। ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, ज़्यादा मैनिपुलेटर हैं। जी, तो हमारा एटलीस्ट मैं कहूँ कि ये हमारा प्रयास है कि अ, वो ठगी ना चले। लोगों के जी, सामने पूरे फैक्ट्स आ जाएँ, फिर वो अपने बिल्कुल सही विवेक से कहा। निर्णय करें हम बात कि क्या करते हैं सही है और क्या राष्ट्रहित गलत। की। जी, जी, हम राष्ट्रहित की बात करते हैं। नमस्कार। थैंक यू।